ग्रेट। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आज से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जेई के लिए, मेंस एंड एडवांस्ड। तो आज हम लोग काइनेमैटिक्स कवर करेंगे और काइनेमैटिक्स ये 2 घंटे का लेक्चर है और 3 लेक्चर्स होंगे इस वीक में। बहुत फोकस्ड तरीके से हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। प्लानर में कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, ठीक है हर्षित सर, वो आप देख लेंगे एक बार। अ, कौन से चैप्टर्स मिसिंग है उसकी अगर जरूरत पड़े तो हम अलग से कर लेंगे क्लासेस। तो एनीवे बैक टू काइनेमैटिक्स। ऑलराइट, सो आज हम लोग इनिशियली थोड़ी सी थियोरी रिवाइज करेंगे और थियोरी रिवाइज करने के बाद हम जेई एडवांस के प्रीवियस पेपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और बहुत स्लोली और अच्छे से करेंगे सॉल्व। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट ईच प्रॉब्लम प्रॉपरली। मेरे सोल्यूशन के लिए रुको मत, मैंने खुद भी क्वेश्चंस पहले देखे नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो इफ आई मेक सम मिस्टेक्स व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल, तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड हेल्प मी रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू विल आल्सो लर्न, ठीक है। इफ यू जस्ट वेट फॉर मी टू गिव यू द सॉल्यूशन तो तुम लोग देखो कैसे होता है ना कि हम लोग मिस्टेक्स करते हैं तभी हम लोग को समझ में आता है कि ये नहीं करना था। अगर कोई हमें करेक्ट सोल्यूशन बता दे तो हम ये मिस कर देते हैं कि हम किस तरह से रॉन्ग हो सकते थे इस क्वेश्चन में। ओके, एंड दैट इज वन थिंग व्हिच आई आल्सो रियलाइज जब मैं प्रेप करता था जेई के लिए। ओके, तो मैंने तो जेई एडवांस 2017 में दी थी और इनिशियली जब फिजिक्स के लिए प्रेप करता था मैं, तो मैं मेरा भी ऐसे ही अप्रोच हुआ करता था कि ओके, बुकलेट उसमें क्वेश्चंस है, पीछे आंसर्स है। तो अगर पहले एक आध मिनट में क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, पीछे से आंसर देख लो और फिर बैकफिट कर लो किसी तरह से। बट फिर मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे ना उससे। फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रॉपर अप्रोच डेवलप किया मैंने कि ओके, क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो ट्राई करते रहो जब तक वो बने। कंसेप्ट अप्लाई करो, कंसेप्ट अगर नहीं आ रहा है तो फिर डाउट पूछो टीचर से और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल आल्सो ट्राई टू डू, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि काइनेमैटिक्स जैसे सब्जेक्ट में वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोगों को प्रॉपरली रिवाइज करना है। ओके, ऑल्सो ये जो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस पेपर से दे रहा हूँ जी एडवांस के, वो 2021, 2 और 3 से होंगे। मैंने जितना एनालाइज किया ये पेपर्स को, हर एक पेपर में जी एडवांस के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और 2। तो ईच पेपर में एक क्वेश्चन आया है काइनेमैटिक्स का, गिन के एक से ज्यादा नहीं आया। ओके, सो व्हाट दैट मीन्स, गुड और बैड पता नहीं, बट अगर तुम बेसिक काइनेमैटिक्स का रिवाइज करो तो एक क्वेश्चन दोनों पेपर्स में तो आ जाएगा और वो 3 से 4 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो तुम्हारे ऑन एवरेज 7 मार्क्स तो गारंटीड है। ओके, काइनेमैटिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट है। um, तो ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। Yes, yes. Sit with pen and notebook. I want you to work out each problem as if you are actually solving it for the exam. Don't just wait for me to solve the question और फिर बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व इट विथ मी, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपर्ली। वैसे भी ये ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब उतना समझ में नहीं आता मुझे कि तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं, ध्यान दे रहे हो या नहीं। So the only way to ensure that is for you to be self-motivated and actually solve the problem along with me. Okay, so अब मुझे बताओ कि काइनेमैटिक्स में जो फॉर्मूला है वो क्या, एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी। हम वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस तो पता ही है आपको, ये तो बहुत बेसिक्स है, बट फिर भी ये इससे मेरा एक क्वेश्चन है जी एडवांस में गलत हो गया था, पता है। बहुत ध्यान से पढ़ना आप ऑप्शन जब पढ़ोगे। ऑप्शन में लिखा हुआ था द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी इज दिस, बट वो एक्चुअली स्पीड था जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि बस मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, साइन नहीं दी थी। तो मैंने वो मार्क कर दिया था और वो गलत हो गया था मेरा।
और उधर मेरे 6 नंबर कट गए थे। इसकी वजह से 6 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा जो रैंक आया था एडवांस में वो 900 था। तो 900 का डायरेक्ट 700 हो जाता वो एक क्वेश्चन से, राइट। तो वैसे वैसे छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान रखना उसका। ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। दिस इज d2x/dt²। ओके। कैन वी राइट एक्सेलरेशन इन सम अदर फॉर्मेट? v क्या into हम dv। ओके, v इंटू dv/dx। ओके, यहाँ पे लिखते हैं v डॉट dv/dx। ओके। why how do we arrive at this? सर वो एक्सेलरेशन होता है ना dv by dt, उसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। तो dv/dt को dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ओके। तो अभी ये जो है टर्म, ये अपना v होता है, राइट। सो ये v dv/dx। ऑलराइट। तो इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बता देता हूँ। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ा है, थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन करते हैं। ओके। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ये मैंने सिर्फ बॉल फेंक दी, यू इनिशियल स्पीड। ओके। अब अब मुझे बताओ इसका रेंज क्या होगा। सेकेंड। हाँ, इसका रेंज बताओ और इसका हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वो इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। तो ये एज ऐसे जो होगा ना ये, और ये जो पूरा है वो रेंज पूरा। ओके। आई गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस। इन टर्म्स ऑफ यू अल्फा बीटा बताना है। सर इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, क्या अप्रोच लगेगी उसके अंदर? करेक्ट। तो ओके, लेट्स सी क्या अप्रोच लगेगी। हम लोग जब सिंपल केस के लिए करते हैं, जो अपना रेगुलर पैराबोला होता है ऐसे, राइट। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो यू है और ये कुछ थीटा है, तो यहाँ पे एक जी होता है जो अपना ए वाई होता है ना। और ए एक्स क्या होता है तब? जीरो। करेक्ट।
तो यस सर। ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि हमारा फिर Yes, sir. यूएक्स चेंज नहीं होता है पूरे मोशन में। अभी इस केस में हम लोग अगर देखें तो ये इंक्लाइन प्लेन पे हम लोगों को जी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो जी का हमारा ये जो वेक्टर है कि ये अल्फा है। ओके, तो अलोंग अल्फा मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी के कौन से कंपोनेंट्स होंगे? ये कंपोनेंट क्या होगा? G cos sin theta. जी कॉस अल्फा। ओके, समझ में आया ना सबको? ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, या 90 माइनस अल्फा हो गया, क्या होगा? ये 90 माइनस अल्फा होगा, राइट? सो ये जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। ओके, ठीक है, ये Yes. फर्स्ट हिंट दे दिए तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। आई गिव यू 2 more minutes. Like I said, this class is going to go very slowly. I want you to understand each and every step of the concept, use it and solve the problem. ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना नेसेसरी है, नहीं तो बहुत बोर हो जाओगे तुम लोग। सर एक आंसर है, बताओ। छोटी सी हाँ बताओ। चीज पूछनी पे अल्फा लिखा है आपने दूसरे एंगल में जी साइन अल्फा के साइड में। 90 माइनस अल्फा है। ओके सर। सर हाइट आएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा अपॉन 2g cos अल्फा, क्योंकि g इफेक्टिव डाउनवर्ड तो g cos अल्फा ही है, और टाइम भी सेम होगा, और सर रेंज निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लेंगे। जी कॉस अल्फा। कितने लोग एग्री करते हैं इसके साथ? सर क्या था? हाइट का ये फॉर्मूला बताया। सर आया तो मेरा भी यही है, बट एक मुझे परेशानी लग रही थी। क्या? पता नहीं सर। सर आपने जो h मार्क किया है उसकी वैल्यू बताई है मैंने, h डिस्टेंस हाँ कितना है। समझ गया समझ गया। ओके, सो दिस इज करेक्ट। अब इसका रीजन सबको पता होना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए इसको, ठीक है? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as से कर सकते हैं। हाँ जरूर कर सकते हो। सर उसी से किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा डाउट लग रहा था कि शायद मैंने गलत एच निकाल दिया। ये आया तो यही था, लेकिन मुझे लग रहा था गलत एच निकाल दिया। नहीं नहीं, सो ये विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसीलिए सही एच निकाला है तुमने। सर फिर तो रेंज भी आई है कुछ। क्या आएगी रेंज? सर अभी पूरा आंसर नहीं बना है, मतलब ठीक है, तो हम लोग पहले हाइट का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रेंज पे आते हैं। हाइट का फॉर्मूला बताया यशवीर ने, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 सर एस। हुआ ना, प्लस में होगा ना सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस कब होता है? वो एक्सेलरेशन पे सर डिपेंड करता है, जी हमने की एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया है इसलिए माइनस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इस केस में मैंने माइनस लिखा है क्योंकि मेरा इम्प्लिसिट अजम्पशन था कि अगर यू ऐसा है तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे मैं बस मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। एकदम स्ट्रिक्टली देखा जाए तो यस यू आर राइट, यहाँ पे प्लस लगा दो और एक्सेलरेशन के केस में ए डॉट एस कर दो, ठीक है? तो अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर ये माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ओके तो अभी ये फॉर्मूला आया कैसे, पता है ना सबको? यस सर। पता है सर।
ओके, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ, वी डी वी बाई डी एक्स होता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ओनली देन यू कैन राइट इंटीग्रल ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी वी, और ए को बाहर ले सकते हो, राइट। अगर ए डिपेंड्स ऑन एक्स तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखना, ब्लाइंडली फॉर्मूला कभी मत लगाना। अगर मैंने बोल दिया कि मान लो g इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, x या वॉट एवर y इज इक्वल टू सम माइनस के वाई स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशन के केस में ये g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो कांस्टेंट है, बट और कोई मैंने फील्ड लगा दी इसमें जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो यू कैन नॉट अज्यूम दिस, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और यही मतलब दिस इज व्हाट आई मीन अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल लेवल पे, कि हर एक जो फॉर्मूला तुम लोग यूज करते हो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो एनीवे इस केस में कांस्टेंट है क्या, एक्सेलरेशन है। यस इस सर। केस में जी कॉस अल्फा है, राइट, ये अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको मैं y डैश कहूंगा और इसको मैं x डैश कहूंगा। तो g cos अल्फा इंटू h 0 to h is equal to integral v dv from what, u sin beta to 0, करेक्ट, बिकॉज y डैश डायरेक्शन में हम लोग 0 कर रहे हैं वेलोसिटी को, राइट। अभी यहाँ पे जो a है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर से ये इंटीग्रल होता है v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u sin beta to 0, right? So this is half into 0 square minus u square sin square beta. और इससे हमारा h आ जाता है, ओके, u स्क्वायर sin square beta by 2 g cos alpha। अभी रेंज के लिए हम लोग कैसे करते हैं? सर रेंज के लिए सर टाइम ऑफ सर जैसे u तो मतलब u cos बीटा होता है और वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट भी यही होगा, मतलब g इफेक्टिव की जगह g cos अल्फा डाल देंगे, तो वहां से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे फिर। करेक्ट। तो अभी रेंज पे आते हैं, ठीक है। रेंज के केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ऐसे जब सिंपल केस होता है रेंज का, तो ये जो सिंपल यूएक्स होता है उसको हम लोग पूरे टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट, यस सर। ux into time, which makes sense because ux कांस्टेंट है, तो आपका जो s होता है इंटीग्रल v dt होता है और इस केस में v कांस्टेंट है, राइट। यस सर। ओके, अभी अगर मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया तो आपका ux कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं सर। तो क्या तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो? नहीं सर। तो क्या करोगे आप? सर इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, मतलब 1/2 जी टी स्क्वायर जो यूज करते हैं साथ में एस के लिए, वो भी कर लेते हैं यूज। ओके, सो अभी हमारा होगा ये u cos बीटा माइनस g sin अल्फा t, करेक्ट, ux डैश बोलूंगा मैं इसको, राइट। और t जो हमारा होगा वो तो वैसे ही क्या होता है t का फॉर्मूला?
2u sin अल्फा अपॉन g, नहीं 2u sin बीटा अपॉन cos अल्फा, g cos अल्फा। करेक्ट। तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट, रेंज के लिए। r इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस dt इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस dt, है ना। और इसके लिमिट्स में जो रेंज है ये t, ये उसी फॉर्मूले से आएगा, बिकॉज हम लोग जो कैपिटल टी है 2u cos अल्फा ये होता है। तो ये उसी फॉर्मूले से आ रहा है, क्यों अगेन, क्योंकि जितना टाइम लग रहा है इसको ऊपर जाने में, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। यू एक्स वाला जो फैक्टर है, यू वाई डैश वाला, राइट, वो दोनों इसमें सिमेट्रिक होगा अराउंड दिस एक्सिस, क्योंकि जी जो है वो जी वाई डैश जो है वो कांस्टेंट है पूरे रेंज ऑफ मोशन में। सो यहाँ पे जो अपना बीटा है, यू साइन बीटा है ना। तो वहां से एंड तक जाने के लिए हमने जो कैलकुलेट किया था एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g cos alpha, this is equal to ut u sin बीटा इंटू टी, और ये t बाय 2 होगा, ओके, माइनस हाफ इंटू g cos alpha t स्क्वायर बाय 4। अभी हम लोग के पास ये इक्वेशन आ रही है। अब मुझे बताओ तुम लोग t इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो सिंपल केस में। ये इक्वेशन कहाँ से आई? सर सिंपल वाले में तो यू कॉस, मतलब यू का कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, उसे टाइम वाले उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम वाला, वही टाइम वाला फॉर्मूला आता कहाँ से? 2u/g जो आप सर बोल रहे वो हो। मतलब हम पूरा लेते ना कि कितना टाइम लगेगा उसे ऊपर जाने में, तो जैसे हमने पिछला निकाला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, है ना, एच के लिए, उसी तरह हम वी बराबर यू प्लस एटी यूज कर लेंगे। करेक्ट, v बराबर u प्लस एटी यूज करेंगे। तो अभी इस केस में क्या चेंज होगा? v बराबर u प्लस एटी में कुछ चेंज होगा क्या? इंक्लाइन के केस में विल इट बी एनी डिफरेंट या सेम कर सकते हो? देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट, क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं ना, t के लिए। so there is a better way to do it। v is equal to u minus y dash is equal to g y dash into t by 2। ये 0 है, ये u sin बीटा है, और ये g cos अल्फा है, राइट। सो t आपका जो होगा वो, ये t बाई 2 क्यों लिया मैंने, समझ रहे हो ना, क्योंकि हाफ रेंज ऑफ मोशन के लिए ही है, फुल रेंज इससे डबल होगा। ओके सर। कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं है, वो सेम ही है। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन इन द वाई डैश डायरेक्शन, आल्सो इन द एक्सैक्ट डायरेक्शन, बट उसकी वजह से टी आपका जो हाफ रेंज में था वही फुल रेंज में होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन सडनली चेंज हो जाए, राइट, आधा मोशन करके, तो आप 2u/g नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे जी वाई डैश जो है वो जी वाई डैश 1 था और जी वाई डैश 2 है आधे रेंज में, तो आप 2u/g नहीं लगा सकते।
तो anyway, so this will be 2u sin beta by g cos alpha. ओके, अभी t तो आ गया, वापस आते हैं किस पे, रेंज पे. So range is equal to u cos beta t cos beta into t minus 0 minus g sin alpha t square by 2 0 to t. और ये क्या है, u cos beta t into 2u sin beta by g cos alpha minus g sin alpha into हाफ ले लेते हैं यहाँ, 4 u square sin square beta beta by g square cos square alpha. क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करना है, चीज बोरिंग एक्सरसाइज. तो 2u square by g कॉमन हो गया, क्या बचता है यहाँ पे, साइन बीटा cos बीटा cos alpha माइनस साइन बीटा sin बीटा. सर cos अल्फा नीचे नहीं आएगा? यहाँ पे g cos square alpha. ओके सर, तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है सर. कुछ तो क्या होगा, आई थिंक थोड़ा सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली. 2u सर स्क्वायर मैंने तो sin 2 बीटा में बना दिया था. sin 2 बीटा, ये वाला पार्ट sin 2 बीटा बन जाएगा, इस वाले पार्ट का क्या होगा. सर उसमें 10 बना दिया था और जी से जी काट के जी cos अल्फा कर दिया. हाँ ठीक है, मतलब वो आप देख लो ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस हो तो उसके हिसाब से देख लेना. अगर इंटीजर टाइप हो तो अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, cos बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा sin अल्फा, वैसे cos अल्फा प्लस बीटा होता है, तो ये होगा. ओके, सो दिस वाज फॉर मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. और कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? आ गया सर. सर यस सर. सर यस. sir, I don't know why I'm choosing this question actually. व्हाट हैपेंड? सर थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्वेश्चन, इस वजह से मतलब. ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ. देखो अभी एक काम करो, यशवीर या किसको समझ में आया वो अमित को समझाओ. ठीक है, ऐसे ही टेस्ट होगा तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट. सर यहाँ पे सबसे पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल पे देखा कि आखिर जी का कौन सा कंपोनेंट हमारे यू के उस कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है जो कि हम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब सबसे पहले तो हमने यही देखा था, तो हमें पता चला कि यू को साइन बीटा को इफेक्ट करने वाला जी cos अल्फा है. तो हमने उससे मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर हाइट निकाली है उसके सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमने उसी का यूज करके टाइम के लिए भी एक फॉर्मूला निकाल दिया. और फिर हमें पता चला ये चीज देखने के मतलब सबसे पहले हमने ये जब देखा था कंपोनेंट करने के बाद, तब हमें ये भी पता चला था कि यू cos अल्फा जो था, जो यू का वो कंपोनेंट था जो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसे जी साइन मतलब जी का साइन वाला कंपोनेंट इफेक्ट कर रहा था. तो हमने उससे इक्वेशन का यूज कर रेंज निकाल ली है. करेक्ट, थर्ड इक्वेशन. वेरी गुड. सो अमित, तो मैं भी एक बार वापस अच्छे से समझा देता हूँ, समराइज करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन था कि ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, इसके ऊपर हमने फेंक दिया है कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन. एंगल ऑफ द मोशन विद द इंक्लाइन प्लेन इज बीटा, ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विद द ग्राउंड इज अल्फा. रेंज क्या है, मैक्स हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन. सो इसका जो पूरा रेंज ऑफ मोशन है उसमें हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन और रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन. ओके, ऑलराइट. सो फर्स्ट
हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों को पता है उसके बेसिस पे ये नया प्रॉब्लम फिगर आउट करना है। हम लोगों को क्या पता है, सिंपल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बस फेंकते हैं ऊपर से नीचे, uh, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज रहता है बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, क्लियर सो फार? यस सर। इसके बाद इंक्लाइन के केस में क्या डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन है, राइट? सो वो हम लोगों को कंसिडर करना है आगे क्वेश्चन में। अदरवाइज वर्टिकल डायरेक्शन में इज इट वेरी डिफरेंट? इट्स नॉट वेरी डिफरेंट बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में पहले भी एक्सेलरेशन था, अभी भी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम जो कुछ भी कैलकुलेशंस करेंगे मैक्सिमम हाइट के या टाइम के, वो चेंज नहीं होंगे। तो अभी हमने मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। अभी इसमें 2a डॉट s के केस में क्या, a जो है तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हाँ सर, हम ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मूला क्यों यूज किया, एनी रीजन? ये सब स्पेसिफिक फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने? ओके, हम लोगों को अगर हाइट ढूंढनी है मोशन में तो उसके हम ना हमारे पास क्या तरीके हैं, राइट? बेसिक क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम, करेक्ट? डिस्टेंस इक्वल टू यस सर। वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन, राइट? ये जो हमने ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हम dt को इस साइड लेके आए तो हमारे पास इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी सिमिलरली हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम है क्या, टाइम टाइम एज इन द वेरिएबल टाइम, टाइम का फॉर्मूला अभी तक हमारे पास नहीं आया है, करेक्ट? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी आर यूजिंग a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, और वो वी डी वी बाई डी एक्स इससे आ रहा है, राइट? डी एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे डी वी बाई डी टी को। तो अभी इसको हम इस साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, a कांस्टेंट है जी वाई, तो a इंटू एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, राइट? तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर अस टू कैलकुलेट द हाइट। अगर मान लो हम लोगों को कोई टाइम का वो बता देता कितना टाइम लग रहा है, राइट? तो दैट वुड हैव बीन वेरी इजी, है ना? अगर टाइम का मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन होता तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता v इक्वल टू एटी में, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। बट हमारे पास टाइम है नहीं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो या तो तुम वो पहले कर सकते हो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी करके टाइम पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद हाइट निकाल लो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली पॉसिबल, करेक्ट? तो उस केस में क्या होता, u साइन बीटा है, g कॉस अल्फा है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम टू रीच द टॉप इज इक्वल टू क्या, जीरो है टॉप पे वेलोसिटी अलोंग द वाई डैश डायरेक्शन, तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन बीटा माइनस जी कॉस अल्फा टाइम। तो टाइम आपका आ जाता उससे, और वो टाइम आप यूज करके फिर हाइट निकाल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। और वो टाइम यूज करके फिर आप एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके, तो बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर परफेक्टली फाइन। आपको कंसेप्ट तो यही यूज करना है इसमें, यही 3-4 फॉर्मूले हैं जो लगने वाले हर चीज में काइनेमैटिक्स के। ओके, तो यस एक सर। बार आपके पास हाइट आ गई और ये क्लियर हो गया ना आप सबको कि मैक्स हाइट कैसे कैलकुलेट हुई है? किसी को नहीं है तो अभी पूछ लो। ओके, इसके बाद रेंज। ओके, रेंज के केस में यहाँ पे की डिफरेंस आता है। इनिशियली हम सिंपल केस में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u cos थीटा, उसको हम पूरे टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेंज ऑफ मोशन के टाइम से। ओके, अभी यहाँ पे वो नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज द मेन डिफरेंस। वो क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि u जो है u cos थीटा और इस केस में u cos बीटा, ये सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द मोशन, बिकॉज इस पे एक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है।
ओके, तो इसका जो रेंज होगा वो इस फॉर्मूला से आएगा, इंटीग्रल ux dt, which is not the same as ux into time, क्योंकि ये ux जो है is a function of time at any instant. It is u cos beta minus g sin alpha into time. ठीक है, तो when you account for this, that is when you get the proper expression. इसको इंटीग्रेट करके u cos beta into time minus g sin alpha t square by t 2. फिर यहाँ पे हमने टाइम का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया जो वैसे ही आया था. ओके, क्योंकि y डैश डायरेक्शन से हमने टाइम कैलकुलेट किया था v इक्वल टू u माइनस जी टी वाले फॉर्मूला से. तो वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया रेंज के लिए. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। किसी को भी क्लियर नहीं हो तो पूछ लो. कोई शर्म नहीं है उस बात में. ये 2 घंटे का लेक्चर इसीलिए रखा है क्योंकि एक देखो, काइनेमैटिक्स जैसे चैप्टर के लिए अगर मैं 2 घंटों के 3 लेक्चर रख रहा हूँ, उसका मतलब मुझे अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाना है, राइट? तो अगर अभी नहीं समझ रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा बाद में समझने के लिए. एनी मूविंग ऑन, अभी क्वेश्चन करते हैं. सर इसमें गिने चुने 2-3 ही फॉर्मूले लगेंगे ना जो आपने लिखे थे ऊपर? वापस बोलो. सर इसमें गिने चुने बस 3-4 फॉर्मूले लगेंगे ना जो आपने ऊपर लिखे थे, जैसे टाइम ऑफ यस, फ्लाइट और एक्सेलरेशन वगैरह? फॉर्मूले तो 3-4 ही लगेंगे, बट यार वो फॉर्मूले है ना, ब्लाइंडली याद मत करना. एकदम फंडामेंटल लेवल पे समझो फॉर्मूला को, और तभी आपको समझ में आएगा कि वो कब अप्लाई हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते. फॉर्मूला याद करने में कोई मतलब बड़ी बात नहीं है. उनको कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से कंडीशंस में अप्लाई नहीं होते, ये समझना गेम है पूरा. ठीक है, जेई का. यस सर। तो यस, फॉर्मूला काइनेमैटिक्स में तो वही 4-5 फॉर्मूले होंगे. आपकी लाइफ इजी करने के लिए आप फिर वो रेंज के फॉर्मूला भी याद कर लो, बट ये याद रखना कि वो कब अप्लाई होते हैं. दैट इज ऑल. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Tennis ball is released from a height h, and after freely falling on a wooden floor, it rebounds and reaches height h by 2. तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन क्या होगी? 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास. सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सॉरी, क्या क्वेश्चन का सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ कैसे दिखेगा बॉल का अगर मैं टेनिस बॉल को हाइट एच से रिलीज करता हूँ. मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ आपको. ठीक है, तो ये बॉल है मेरे पास, ये हाइट एच है. ठीक है, मैंने इसको ऐसे रिलीज कर दिया. ओके, तो ये आएगा नीचे. अभी इसने बताया कि ये जब बाउंस होगा तो इसके बाद ये बस h by 2 तक जाएगा वापस. Okay? मतलब इसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया. हाँ, और यहाँ पे आके रुक गया. सर रुक गया, दोबारा भी तो गिरेगा ना, ग्रेविटी फिर भी एक्ट करेगी. मतलब रुक गया मतलब इस पॉइंट पे 0 हो गया इसका वेलोसिटी, अच्छा ठीक है. h by 2 रीच करके इसके ऊपर नहीं जाएगा बेसिकली. तो ये रेंज ऑफ मोशन है आपका. इसमें आपका वेलोसिटी वर्सेस हाइट का जो ग्राफ है वो कैसे होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन है, और ये एरो साइंस पे ध्यान रखना क्योंकि वो बता रहे कि मतलब किस डायरेक्शन में आपको देखना है ग्राफ को. ओके, सो सर मतलब इसमें एक डाउट ये था कि ये जो वेलोसिटी वर्सेस हाइट का जो ग्राफ होता है, इसे एनालाइज कैसे करते हैं? बिकॉज आई एम फर्स्ट टू इट, न्यू हूँ सर, मुझे पहले पता नहीं वेलोसिटी वर्सेस हाइट वाला. हाँ, तो वही आपको फिगर आउट वही करना है ना कि आप थोड़ा ऐसे सिंपली सोचो कि
अगर हाइट बढ़ेगी तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, और उस हिसाब से आप ग्राफ का शेप फिगर आउट कर लो, राइट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्यों? सर क्योंकि इन्होंने बोला है कि रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, और अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। थर्ड इक्वेशन से देखें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, पैराबोला का शेप आ रहा है। पैराबोला का शेप आ रहा है, दैट इज करेक्ट, बट ये भी पैराबोला का ही शेप है ना इन अ वे। नहीं सर, इसका जो मेरा वाला पैराबोला आ रहा है उसका सेंटर ओरिजिन के मतलब वाई एक्सिस के अबाउट है, इनका तो सेंटर कहीं और ही है, ए वाले का। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या ये पैराबोला नहीं है? नहीं सर, सेंटर मेरे वाले का वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, इनका ओरिजिन पे, मतलब इनका एक्स एक्सिस पे। अच्छा, सेंटर वाई एक्सिस पे आ रहा है, और सेंटर वाई एक्सिस पे क्यों आना चाहिए? सर क्योंकि अगर जब मतलब जब बाउंस करके वापस जाएगी तो वहां पे कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी ना, तो इसलिए वाई स्क्वायर माइनस समथिंग की इक्वेशन बनेगी। नहीं, आई एग्री विद दैट। देखो, आप जो बोल रहे हो वो ये वाला पैराबोला बोल रहे हो, करेक्ट? यस सर। तो इसका जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके केस में भी जो एक्सिस बन रहा है इसका, ये भी अलोंग वाई एक्सिस ही तो आ रहा है, वो बस अलग पॉइंट पे आ रहा है। सर इसके अलावा ए वाले ऑप्शन में लोग बोल रहे हैं कि जब वो बाउंस करेगा तो उसके पास 0 वेलोसिटी होगी, और अगर 0 वेलोसिटी होगी तो वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं फिर। करेक्ट, तो इसके वजह से ए एलिमिनेट कर दिया हमने। यस सर। ये डज एवरीवन अंडरस्टैंड ए क्यों एलिमिनेट हुआ? यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है, राइट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो इसके बाद वेलोसिटी आपकी बढ़ते जाएगी, ओके। यस। अब यहाँ क्या बता रहा है ये कि एट एट सम पॉइंट इसकी वेलोसिटी वापस घटने लगेगी व्हाइल हाइट इज ग्रेटर देन 0। अब ये हो सकता है क्या अगर फ्री फॉल में है बॉडी तो? नो सर। नो, तो दैट इज व्हाई दिस इज रूल्ड आउट। सर थर्ड ऑप्शन है क्या? थर्ड ऑप्शन, ओके, थर्ड ऑप्शन क्यों है? सर बिकॉज वो h/2 हाइट तक जा रहा है, और हाइट भी स्लाइटली वाई एक्सिस के साथ जा रही है, सो आई थॉट। देखो, h/2 तो ये सारे ऑप्शन में है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। सर सेकंड ही लगता है। सेकेंड का रीजनिंग दो। पर क्योंकि जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे ना नीचे जाने वाली, तो वो पहले तो माइनस में आ जाएगी और पैराबोलिक फॉर्म में आएगी। यहाँ पे मतलब किसी में भी ऐसा नहीं है कि पैराबोलिक फॉर्म बन रहा हो, नीचे की तरफ में एक स्ट्रेट लाइन सी बन जा रही है। ये देखो ना, फोर्थ ऑप्शन में देखो, मैंने फिगर ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये पैराबोला ही तो है। ये तो उधर मतलब इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, ये तो कहीं और ही सेंटर कर रहा है। तो ओरिजिन सेंटर क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि हमने v स्क्वायर बराबर gh लगाया, और हम जब मतलब आया आंसर, जो आंसर आ रहा है वो v स्क्वायर बराबर माइनस gh आ रहा है, और उसमें h में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, या v में कोई भी प्लस माइनस नहीं है। सर डी वाले ऑप्शन में जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4y टाइप का है, और हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs आ रही है, तो ये ऊपर वाला फेस वाला पैराबोला बनेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन होगा डाउनफॉल में। नहीं नहीं, ये दोनों पैराबोला सेम ओरिएंटेशन है, राइट, मतलब दोनों के एक्सिस जो है अलोंग वाई एक्सिस ही लाई करेंगे। नहीं सर, उसका फेस ऊपर होगा सेकंड वाले का, क्योंकि जो पैराबोला आ रहा है ना वो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y टाइप का आ रहा है,
इसलिए ऊपर वाले फेस वाला ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में डाउनवर्ड फेस है पैराबोला का, इसलिए फोर्थ नहीं होगा। ओके, इसीलिए क्या 4 सही होगा या 2 सही होगा? सेकंड वाला। ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh बोल रहे हो? नहीं सर, +2gh। +2gh, ठीक है। तो अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहा है कि v नेगेटिव होगा। ओके, और h तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एक और रीजनिंग आ रही है दिमाग में बताओ। सर। जैसे अगर जो बॉल है वो नीचे गिरने के बाद ऊपर h/2 हाइट पे जाएगी, तो उस वक्त भी एक पैराबोलिक इक्वेशन ही बनेगी। जब वो वापस ऊपर जाएगी तब। तो सर वहां पे उस हिसाब से अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो उनमें से दोनों ही मतलब पैराबोलिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से सर, और उसमें या- जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें ये भी लग रहा है कि वहां पे बोला गया था h/2 पे जाके रुक जाएगी और अचानक। यस यस, तो अभी इस केस में अगर मोशन आगे कंटिन्यू करे तो कैसे दिखेगा? फिर वो ऐसे दिख जाएगा, विच इज नॉट अ पैराबोला, करेक्ट। इस केस में अगर आगे कंटिन्यू करे तो ऐसे दिखेगा, राइट। और फिर वो वापस ऊपर से आएगा भाई, ऐसे दिखेगा, और ऐसे बनते जाएगा वो। सर एक बार आप इन चारों ग्राफ्स को डिकोड करके बता सकते हैं? हाँ, तो ओके, फर्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ एरो इज बेसिकली मतलब मोशन का डायरेक्शन जैसे आ रहा है, तो यहाँ से ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है मोशन, और अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे गिर रहा है ये बॉल, वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में until a certain point and then it will decrease. But is that possible in free fall? Free fall में क्या होता है? V square is proportional to, मतलब v जो है वो proportional to क्या होता है? Acceleration, right? Right? तो अगर v increases, is constant और time increases, तो v भी increase होगा, correct? यस सर, कंटिन्यू। यस। तो v will continuously increase while a is constant. ओके, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है फ्री फॉल में, वेलोसिटी बस इंक्रीज होते जाएगी। सर जैसे आ, उसमें कह रहा है कि जैसे एच से जो लाइन गई, तो उसमें जब फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि एम जी एक्ट करेगा, तो फिर वो जाके जीरो से दोबारा रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसा क्यों? हाँ, तो देखो, ये गलत है ना ग्राफ, इसीलिए गलत है क्योंकि ये वेलोसिटी जीरो पे रिटर्न नहीं करेगी, हाँ। तो ये बढ़ते जाएगी, राइट, ऐसे डायरेक्शन में बढ़ते जाएगी ये। और फिर वो बीच में सडनली हिट कर रही है ग्राउंड को, ओके, और उसके बाद उसका हाँ। डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, बट फिर क्या वो ऐसे इधर जाएगी या कहाँ जाएगी वो? अभी हम लोग को ये भी गिवन है कि h/2 तक जा रही है, सो इट मींस कि ये कुछ कुछ जो अपना मोमेंटम है वो लूज कर दिया है इसने। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी स्टार्ट ऑफ फ्री फॉल में, वो सेम वेलोसिटी, सॉरी एंड ऑफ फ्री फॉल में, वो सेम वेलोसिटी से वापस रिबाउंड नहीं करेगा ये। तो अगर
इस पॉइंट पे उसका कुछ वी डैश था, तो इस पॉइंट पे उसका वी डैश नहीं होगा, ये डबल डैश होगा। वी डबल डैश विल नॉट बी इक्वल टू वी डैश, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम लूज कर चुका है, ये आई टच बाय 2 तक ही जा रहा है। तो ये वी डबल डैश होगा, वी डबल डैश विल बी लेस देन वी डैश, मतलब मैग्नीट्यूड्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वापस जब ऊपर जाएंगे ग्राफ में, तो सेम डिस्टेंस से नहीं आएंगे। ओके, थोड़े कम डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे थोड़े कम डिस्टेंस से स्टार्ट होगा। अगर अगर ये वापस ऊपर एच तक जाता, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता। ओके, तो ईच पॉइंट को अगर मैं मैप करूं, अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे ईच पॉइंट का मैपिंग चाहिए, कि ये आपका वी है और ये आपका एच है, तो दिस इज द पॉइंट वेयर एच, दिस इज द पॉइंट वेयर एच बाय 2, ये पॉइंट जो है यहां से स्टार्ट होगा। ओके, अभी नेगेटिव डायरेक्शन है वी, तो फिर वी इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब ये ऐसे क्यों है और ये ऐसे क्यों नहीं है, उसका रीजनिंग अभी हमने क्लियर किया था, राइट। वी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा जैसे हाइट बढ़ रही है। स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अभी मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं, कि ये जो ग्राफ है dv बाई dh, क्या होगा ये, 2v dv बाई dh इज इक्वल टू 2g, राइट। तो अभी इसको मैं और एक बार अगर डिफरेंशिएट करूं, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर क्या होगा, माइनस जी बाय वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई, एक सेकेंड, डी बाई डी एच स्क्वायर माइनस जी बाई वी स्क्वायर कैसा है। सर उस वी जो वी है उसे नीचे डिफरेंशिएट कर दिया था एच से। वी को नीचे एच से डिफरेंशिएट, हाँ तो देखो ये वाले एक्सप्रेशन को, वी स्क्वायर को हम 2v dv बाई डी एच लिखेंगे, जो उसको हम जब डिफरेंशिएट वापस करेंगे एच से, तो 2 dv बाई डी एच टाइम्स dv बाई डी एच आएगा, प्लस 2v टी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा, राइट। सर मैंने जी बाय वी कर दिया था फिर उसे डिफरेंशिएट कर दिया।
ठीक है, ओके। तो g by v करके अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू h, राइट, तो वो कैसे होगा? एक सेकेंड रुको, ये शायद थोड़ा हैंग हो गया। ओके, ओके, ये या नीचे लेके जाओगे तो dv बाई डी एच इज इक्वल टू g बाई v होगा, और इसको तुम विद रिस्पेक्ट टू h अगर डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी एच होगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी स्क्वायर इंटू 2g। ये जी बाई वी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आएगा अजीब सा, बट इसका पॉइंट क्या है कि मान लो अगर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होते जाए, ठीक है, इस केस में हमने क्या बोला है कि v वर्सेस g का ग्राफ हम देख रहे हैं, v वर्सेस h का, तो इसी डायरेक्शन में अगर मोशन कंटिन्यू हो, ओके, मान लो यहाँ पे ग्राउंड हो ही ना, तो अगर ऐसे टाइप का मोशन है, राइट, तो क्या होगा फिर? ग्राउंड अगर है ही नहीं तो तो वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ में। वेलोसिटी और बढ़ते जाएगी, राइट, बट अभी इस केस में इस कर्व को देख के क्या वो बढ़ते जा रही है? सर अगर ग्राउंड होगा ही नहीं तो फिर वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगी बॉल? अरे नहीं, मतलब ग्राउंड और नीचे होगा, मान लो बहुत ऊपर से बॉल गिरते जा रही है, तो सर एक्सेलरेशन उसका बढ़ता चला जाएगा ना, और ज्यादा स्पीड दिख रही है। यस सर। करेक्ट। तो यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है इसका। सर इसमें वी स्क्वायर इज टू माइनस 2gh लगाएंगे तो पैराबोला जो बन रहा है उससे ही तो ग्राफ बन जाएगा ये। नहीं देखो, वो मैं मानता हूँ कि बट इंट्यूटिवली थोड़ा अगर समझ में जाओ कि अगर कंटिन्यूस गिरते जाए तो यहाँ पे जो कर्व हो रहा है ना, इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी अगर मान लो ये कंटिन्यूस होते जा रहा है, राइट, तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, जैसे हाइट आपकी कम हो रही है फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट है। ये सर वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना गिरने में। जब कोई चीज गिरती है तो फाइनल में वेलोसिटी हाई होती है। करेक्ट, हाई होती है, बट उसका नेचर ऑफ ग्राफ हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। सर जैसे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, तो उससे कुछ हम लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल तो नहीं होता हाइट के, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है इस केस में जी। और वेलोसिटी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है हाइट के बराबर, और वो तो सर वो लगा वी सकते हैं। स्क्वायर टू जी एच वाला है। बस हम लोगों को ये समझ लेना अच्छे से कि ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच है, दैट इज अ पैराबोला, आई एग्री विथ योर पॉइंट, बट आप अगर वैसे इंट्यूटिवली सोचो तो अगर कंटिन्यूस फ्री फॉल चलते रहा तो फिर ये एट सम पॉइंट ऐसे क्रॉस कर जाएगा ना। इज दैट सर ऊपर तरफ ओके? हो जाएगा, इसका क्या रीजन है? करेक्ट, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ पैराबोला, राइट। यस सर। तो हम जो दूसरे फोर्थ ऑप्शन में देख रहे थे वो पैराबोला ये वाला बन रहा था,
और वो अगर ऊपर जाता तो वो ऐसे वाला बनता। तो टेस्ट में एक ऐसा ही क्वेश्चन था बट उसका आंसर बी दे रहे थे हर बार। हाँ, तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका आंसर बी क्यों है, क्योंकि जब ये ऊपर जाके आप मिरर इमेज देखोगे तो ये वाला v स्क्वायर इक्वल टू -2gh जो है, आई थिंक ये थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है घुमा घुमा के। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा हटा देता हूँ, ये पूरा जो फालतू में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है इसको पूरा हटा के एकदम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं इसको कि सर एक फ्रेशली इस आप पॉइंट बता के दो बाद ग्राफ। फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ अगर वेलोसिटी लूज ना कर रहा हो वो, तो करेक्ट ग्राफ ऐसे दिखेगा। अगर वेलोसिटी लूज कर रहा है तो ये पॉइंट नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और ऐसा। ओके, क्योंकि ये वी एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 4gx वाला ग्राफ है, -4gx। है ना? तो पैराबोला का जो फॉर्मूला है क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। इस केस में y इज v और x इज h, है ना? तो अभी यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओरिजिन h है, तो उसकी वजह से नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन आपका जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए जैसे आपका हाइट कम हो रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ऑलराइट, आई थिंक ये मैंने ही नीडलेसली कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, बट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सबको क्लियर हो गया ना ये? यस सर। ओके, ये जेई एडवांस 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। सर ये देखने से स्लाइड, डरावना। हाँ वो सारे ही होते हैं वैसे। आ, ये तो वैसे थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है बट ठीक है। स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस है सरफेस इसका, which becomes horizontal at its lower end, तो ये horizontal is fixed on the terrace of a building at height 3h from the ground. Spherical ball of mass m is released on the side slide from rest at height h. यहाँ से ball leaves with velocity this, falls on the ground at a distance d and makes an angle theta. ये सब दिया हुआ है, ये डिस्टेंस d है, थीटा है। अब क्या, bounces off with a velocity v and reaches a maximum height h1. Acceleration due to gravity is g, coefficient of restitution is 1/√3. Which of these are correct? Okay, तो u v थीटा और d by h1 के रेशियोज दिए हुए हैं। सर ऑप्शन है तो 100% करेक्ट है। ऑप्शन है u नॉट इज इक्वल टू √2gh x कैप। ऑप्शन है 100% करेक्ट है। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे स्ट्रिक्टली एक काइनेमैटिक्स का नहीं है, आई एग्री। थोड़ा इसमें न्यूटन्स लॉज वगैरह वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, बट चौड़ा चौड़ा काइनेमैटिक्स का बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऑप्शन ए करेक्ट है, आई एग्री। डज एवरीवन एल्स एग्री विद दैट? सर मुझे क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो ये देखो यार, ये एक चीज है ना, वो मैंने नोटिस किया। मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा आपके साथ एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? तो एक बार आप आराम से पढ़ लो, मैं स्क्रीन इस पे रखता हूँ, आप आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ लो, अगर फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ लो। ओके सर, ओके।
और सर इसके अंदर कहा है कि फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस है, लेकिन जो सरफेस है वो तो एकदम वो प्लेन है। सॉरी, सरफेस प्लेन है पर क्या? सर ये जो स्लाइड कह रहा है विद द फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस, ये स्लाइड, ये बॉक्स ये है ना स्क्वायर जो है, इसी को स्लाइड कह रहा है ना। ये जो स्लाइड कह ऊपर रहे हैं। इंक्लाइन, ये जो है ना इंक्लाइन प्लेन, अच्छा अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन नहीं बोलूंगा ठीक है इसको मैं, वैसे स्लाइड ही बोलूंगा। ये ठीक स्लाइड है है, उसकी बात करते हैं। ठीक है। कर्व्ड सरफेस लिखा हुआ है ना। सर ऑप्शन बी भी करेक्ट लग रहा है। तो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ अभी। सर लास्ट 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 लाइन पे। हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। सर हाँ, इसमें सर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक बार आप रिमाइंड कराएंगे कि क्या था सर ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है वो, बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कॉलिजन में आता है। कोलिजन के टाइम की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में सर जो ऑप्शन। कोलिजन हो रहा है अर्थ और बॉल के साथ हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? सर जो वाई डायरेक्शन में टकराने के बाद वेलोसिटी होगी वो सेपरेशन वाली होगी। नेगेटिव हो सकता है कभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? नहीं हो सकता। नहीं होगा नहीं सर सर। कभी भी। ओके, ठीक है। अ, इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाई डायरेक्शन में अगर मान लो कुछ v2 है बॉल की, और अर्थ की जीरो रहेगी दोनों केसेस में। और जीरो क्यों रहेगी, वैसे जीरो रहेगी क्या? सर सॉरी, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है। बी बोल दिया मैंने। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट और देता हूँ सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को साथ में। सर मुझे ना ऑप्शन बी लग रहा है। ये मल्टीपल करेक्ट है भाई, तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट ऐसा नेसेसरी नहीं है। बी और सी। ए नहीं? ए नहीं, क्योंकि सी ऐसा लग रहा है क्योंकि जो एंगल जो थीटा बना रहा है वो 60 डिग्री लग रहा है, अराउंड 60 डिग्री लग रहा है। ए यू नॉट ध्यान से बड़ा ऑप्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लीव्स द स्लाइड विद वेलोसिटी यू नॉट इक्वल टू यू नॉट एक्स कैप। हाँ सर, फिर तो ए और सी हो सकता है। ए और सी हो सकता है, ठीक है। चलो सॉल्व करना सर स्टार्ट ए करते सी और डी तीनों करेक्ट लग रहे हैं मेरे को तो। हैं। ए सी और डी, ओके। वो इसका आंसर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करने वाला सर हूँ। इसमें डी क्या होता है, इसमें उन्होंने फोर्थ ऑप्शन डी बाय दिया हुआ है, तो इसमें फिगर में डी क्या है। ओ, समझ गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ
यू नॉट की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। यू नॉट इक्वल टू यू नॉट एक्स कैप दिया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट, एट द टॉप हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh is equal to constant। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पे तो दे 1 स्क्वायर प्लस mgh2, ठीक है। अभी v1 स्क्वायर 0 है, h1 जो है वो h है, और h2 जो है वो 0 है। रादर मतलब h1 माइनस h2 को मैं h लिख दूंगा, ठीक है। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर, और v2 जो है वो यू नॉट है, तो मैं इसको यू नॉट कर लिखूंगा, इज इक्वल टू mgh। तो इसके बाद अपना यू नॉट आ जाता है, यू नॉट इज इक्वल टू √2gh, और ये है स्पीड। अब स्पीड पता है, डायरेक्शन उन्होंने दी हुई है, यू नॉट एक्स कैप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी पे आता है अभी वी, और वी का क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन वी की दी हुई है कि ये गिरता है ऐसे थीटा एंगल पे, उसके बाद इसका वेलोसिटी वी हो जाता है। ओके, तो अभी इसमें क्या करेंगे हम? सर इस पे पहले जो कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटी होगी वो निकाल लेते हैं, फिर कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। करेक्ट, तो मैं वापस डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे मान लो कोलिजन हो, ओके। तो ये कुछ भी है, ये वी वाई है, और ये वी एक्स है, और यहाँ पे एक यू नॉट है। ओके, तो अगेन वी एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्ट कर रहा है फोर्स, नहीं कर रहा है एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट, तो वी एक्स नहीं विल बी कर इक्वल टू यू नॉट, वी वाई विल बी इक्वल टू, और ये जो हाइट है वो 3h है, 3h, √6gh हो जाएगा। 6gh होगा। ओके, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस, और ये प्लस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वी वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में माना है, 2g इंटू 3h, तो वी वाई इज इक्वल टू √6gh हो गया। वेरी गुड। ओके, अब थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस सर। ओके, ये थीटा है, राइट, ये भी थीटा होगा, राइट। तो tan थीटा क्या होगा? वी वाई बाई वी एक्स, x ओके, दिस इज इक्वल टू √6gh बाय √2gh इज √3। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? थीटा इज 60 डिग्री।
360 डिग्री। अभी ध्यान रखना हमेशा कि थीटा जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो कौन से मतलब डायरेक्शन में बनाया हुआ है, राइट? ये ऐसे थीटा एक्सप्लिसिटली बना के दिया है तो 60 डिग्री बोल सकते हैं, बट अगर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट बोल दे तो वो -60 है या +60 है या 270 है, वो सेंस कौन से सेंस में पूछ रहा है वो देखना एक बार। ओके। सर अगर एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली बोल रहे थीटा तो हम ऐसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं ना विदाउट सॉल्विंग, बिकॉज ये 60 डिग्री लग रहा है। नहीं नहीं यार, ऐसे मत करना कभी, प्रेडिक्ट कभी मत करना, क्योंकि ये अगर 75 डिग्री हुआ या 45 डिग्री हुआ तो ये ऑप्शन गलत है, तुम्हारे -2 आ जाएंगे। ओ श्योर सर। प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट तो कभी मत करना, जेई के एडवांस के पेपर में तो प्रेडिक्ट कभी भी मत करना। वो इसीलिए तो ऑप्शन देते हैं ताकि तुम करो प्रेडिक्ट और गलत हो जाओ। ओके, तो ये सी करेक्ट ओके हो गया। और अपने अभी वी का भी जो, अच्छा वी कैलकुलेट करना है अभी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/√3। ओके, तो E इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब E का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी वो x डायरेक्शन के केस में होगा क्या वैलिड? नहीं सर, सर वाई ये क्यों में होगा? सर ये जो है ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना। हाँ, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होता है, ठीक है? मतलब उसमें जो चेंज इन वेलोसिटीज है। ओके, सो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो क्या है? सर वही तो निकालनी v है। बॉल माइनस v अर्थ बाय u बॉल माइनस u अर्थ। ओके, अभी v अर्थ को हम लोग 0 मान लेते हैं दोनों केसेस में, ठीक है? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बॉल उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबली चेंज होगी। तो वैसे वो टेक्निकली 0 नहीं है, बट ओके, फॉर द क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं इसको। तो हमारे पास इससे आ जाता है वी बॉल इज इक्वल टू यू बॉल √3। इज दैट करेक्ट? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वी आई जो था √6 GH आ गया था। तो वी वाई इज इक्वल टू, ये ऐसे ऐसे लगाना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 1/√3 टू √6 GH इज इक्वल टू √2 GH। ओके, ओके, अभी यहाँ पे देखो, y और z इस केस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है? क्योंकि z ये लोग वर्टिकल डायरेक्शन को बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव z है अपवर्ड्स। तो इज दिस करेक्ट? नो सर। तो दिस इज रॉन्ग, राइट? क्यों? इट विल एक्चुअली बी √2 GH। क्या होगा? एक्स कैप प्लस जेड कैप। x कैप प्लस z कैप। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, D/H1। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व?
सर H1 तो फिर से H ही हो जाएगा क्योंकि √2gh ही है y डायरेक्शन में वेलोसिटी। करेक्ट। H1 is equal to H, बिकॉज वो अगर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए इस केस में मैं माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है और अपवर्ड डायरेक्शन में v है। ओके, तो ये v जो है 0 ऊपर जाएगा, u जो है 2gh यहाँ से आया ये वाला, और ये H1 है। ठीक है, तो इससे H1 इक्वल टू H आ जाएगा। अब D के लिए क्या करना है? रेंज। u0 into time। करेक्ट, u नॉट इनटू टाइम। और वो कैसे आएगा? सर टाइम के लिए हमने मतलब वो जो जीटी मतलब जो हमने √6 निकाला vy है ना, उसे g से डिवाइड कर देते हैं। यस। तो t इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये साइंस का ध्यान रखना हर बार, मैं जो प्लस माइनस में अभी कंफर्टेबल हूँ इसीलिए मैं इंटरचेंजेबली लिख देता हूँ, बट हमेशा याद रखना अगर हम लोग ग्रेविटी को डाउनवर्ड्स में अगर पॉजिटिव मान रहे हैं और बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ग्रेविटी के। अगर ग्रेविटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो तुम प्लस लिख दो। ओके। तो यहाँ तो g तो यूज ही नहीं होगा। हाँ सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एच का लिख दिया मैंने गलती से। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, नहीं तो अभी बहुत टाइम वेस्ट होता अपना। डी के केस में होता है यू नॉट इंटू टाइम। ओके, और टाइम आपका क्या होगा? आपका जो नीचे √6gh आ गया था वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस gt। करेक्ट। यस सर। ओके, तो ये जो टाइम है आपका √6h/g आ रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यू नॉट आपका क्या था? √2gh। √2gh इंटू √6h/g इज इक्वल टू व्हाट? जी कर दिया, √12h। दिस इज 2√3h। तो d/h1 आपका क्या आया? 2√3। 2√3। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। सिंपल था कि नहीं है क्वेश्चन? यस सर। सर देखने में अभी भी मजा आ रहा है। हाँ, तो क्या होता है एक्चुअल एग्जाम में? बहुत प्रेशर होता है। ये ऐसा भयानक सा देख लिया, बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है और डायग्राम बने हुए इतने सारे, स्किप। दिमाग में पहले वो आ जाता है, ये नहीं करूंगा मैं, शायद इसको अटेम्प्ट करने में ज्यादा एफर्ट है, ये बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लो। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अंडर स्टेटेड स्किल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ के समझना, राइट?
तो फास्ट पढ़ना और करेक्ट समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कोई भी, मतलब ये जेई में नहीं, जनरली लाइफ में। क्योंकि फिर आप डिसीजंस फास्ट ले सकते हो। और अब आपको अगर हर पेपर में 50-60 क्वेश्चन पढ़ने हैं और आप हर क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम सेव कर लो, 5 सेकंड पर क्वेश्चन भी सेव कर लो, बहुत होता है वो। आपके 5-7 मिनट उधर ही सेव हो जाते हैं एग्जाम के। अगर 30 सेकंड सेव कर लो तो आधा घंटा सेव हो जाता है। तो एनीवे, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है? यस सर। जो शांत है वो लोग भी बोल दो। यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद छुट्टी। सर कल पेपर है। कल पेपर है और सर तो कल पेपर, ऐसे यस सब्जेक्ट सर। है जिसका पूरे साल मैंने नहीं कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी तो पढ़ लिया ना। सर अरे मैं तो सर पेपर अब के दिन पहले सो रहा था पीई एडिशन के का लिए। सर मेरा तो एडिशनल है, मेंस में नहीं है। है तो मेरा भी एडिशनल, लेकिन ऐसा होता है ना कि मुंह देख के नंबर देते हैं सर जी, तो मेरे को कभी नहीं मिलते उसमें, तो मैं पढ़ता भी नहीं। कौन सा पेपर है कल? फिजिकल फिजिकल। एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। अरे छी। सो रहा था सर मैं पिछले साल, पता है उसको पढ़ने के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया, सो गया मैं। क्या है? सर मैं तो 1 घंटे पहले देखूंगा, सर 9 बजे 10 बजे चैप्टर एग्जाम के है, नाम फिर तो 9 याद बजे है देखूंगा। और थोड़ा सा कंटेंट भी, लेकिन ये नहीं पता कि आएगा क्या उसमें। सर पूरी फिजिकल में बस एक चैप्टर आता है बायोमैकेनिक्स, क्योंकि उसमें न्यूटन के लॉ है। हाँ ठीक है, थोड़ा जाग लो और क्या। वही करेंगे सर। कितने बजे पेपर? सुबह सुबह है क्या? एक तो अभी 10 बजे देने जाना है, वहां पे पहुंच जाना है। हाँ तो ठीक है ना, 5 बजे तक पढ़ लो, 4 घंटा सो जाओ, आके वापस सो जाओ 2-3 घंटे। हो सकता है सर जल्दी निपटा के 2 घंटे में एग्जाम हॉल में ही सो जाएंगे। ये सही एटीट्यूड है, सर। बहुत सही। सर ब्रेक चाहिए मेरा तुम लोग? एग्जाम मेरे 10वीं वाले स्कूल में है, और वहां पे सर मेरे धोखेबाज है, पुराने वाले। वो पेपर पे लिखने भी नहीं देते कि हाँ पेपर पे लिख कर सॉल्व भी कर लो, नहीं वो भी नहीं करने देते। अच्छा, काफी सैड। पहले रट लेना चाहिए सब कुछ। करें। ठीक है यार, वो तो ऐसे ही 2-4 महीनों बाद भूल जाओगे तुम लोग, फिजिकल एजुकेशन ऐसा एक सब्जेक्ट भी था। सर वो तो सर अगले दिन ही भूल जाएंगे। तो ऑप्शन आप सी है पास क्या इसका आंसर? पास हो जाओ तो इम्पोर्टेंट है यार। ये तो वैसे इजी होता है ना, वैसे फ्री में मार्क्स बांटते हैं लोग। नहीं पता नहीं सर, कितना भी लिख दो, 32 पेज भरो, 40 पेज भरो, नंबर मुझे कभी नहीं मिलते। चलो सही है, तो आज 4 बजे तक बैठो और चेंज करो अपनी डेस्टिनी को। वेरी गुड। चलो ये ब्रेक हो गया, अभी वापस आते हैं इस पे, काइनेमैटिक्स पे। पार्टिकल ऑफ मास है, नहीं खुद पढ़ लो क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो।
क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। वेरी गुड। सर सी ऑप्शन है क्या? हाँ, आंसर देख लेते हैं बाद में, बट सॉल्व कर लो पहले। हो गया। ठीक है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो direct solve कर लेते हैं। बाकी सबने सॉल्व किया? यस सर। क्या ऑप्शन है? सर अभी तक तो कुछ नहीं आया। ओके, क्या अप्रोच यूज कर रहे हो? सर एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं। सर Differentiate एक्सेलरेशन बाय डी करने की क्या होता कोशिश है? करी, लेकिन एच से डिफरेंशिएट कैसे करें ये नहीं समझ आ रहा। वी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी क्यों नहीं डायरेक्टली? सर एक्स मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट है यहाँ पे, और उन्हें डिफरेंशिएट करते वक्त परेशानी होगी। होगी क्या? बस तो सर एच के संग भी परेशानी हो गई। चलो देखते हैं वापस। डीवी बाई डी टी क्या है? अब डी वाई बाई डी टी क्या है? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। करेक्ट, जो कि क्या है? 2 अल्फा एक्स। करेक्ट, 2 अल्फा एक्स into x cap plus 2 times dx by dt। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है 2 अल्फा y कैप, ये क्या हुआ? 2 अल्फा स्क्वायर x टाइम्स x कैप प्लस y टाइम्स y कैप। फोर्स क्या हुआ फिर? सर मास से मल्टीप्लाई कर सीधा एफ इनटू। करेक्ट, सर लेकिन अगर एच से डिफरेंशिएट करे तो प्रॉब्लम हो रही थी, वो अगर एक बार एच से डिफरेंशिएट करके दिखा दो तो।
x से, हाँ ओके, थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा यार वो। सर मतलब पहले मैंने सोचा था ना अल्फा स्क्वायर है तो फिर डी वी मतलब v इंटू डी वी बाई डी एच कर लेना चाहिए, वो आसान लगेगा, लेकिन बाद में समझ आया कि वो हो ही नहीं रहा। हाँ वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसमें, क्योंकि आप जब dv बाय dx बार से करोगे तो आपको पहले तो इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को करना पड़ेगा। तो अल्फा वाई एक्स कैप में पहले आप उसको वी एक्स लिख दो और उसको dv बाय dx करो, तो अल्फा dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। और उसको आप v से मल्टीप्लाई करोगे, v एज इन अल्फा वाई एक्स कैप से, तो अल्फा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैप इज योर ए एक्स कॉम्पोनेंट, मतलब मैं लिख के एक बार बता देता हूँ। तो ए एक्स इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मैं बार नहीं डालूंगा बिकॉज उसमें ए एक्स ही देख रहा हूँ बस, इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, करेक्ट। दिस इज अल्फा वाई इंटू अल्फा डी वाई बाई डी एक्स, ओके। सर सिमिलरली तुम इसका भी करोगे तो ये dx बाय dy का टर्म आ जाएगा यहाँ पे, जो बहुत अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देगा क्वेश्चन को। यस सर, तो डी वी बाई मतलब डी टी चलेगा। हाँ, आराम से बस dt से कर दो, और अज्यूम कर, ऐसे अज्यूम मत करना कि ठीक है स्क्वायर दिख रहा है अल्फा का इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा कहीं से, तो हाँ वो मल्टीप्लिकेशन बाद में आ ही जाएगा, तो डायमेंशनली आना ही पड़ेगा उसको। आप अगर v के डायमेंशन देखोगे, अल्फा टाइम्स y जो है, y इज डिस्प्लेसमेंट, अल्फा के डायमेंशंस बाय टाइम होंगे, 1/टाइम। तो आप अगर ऑप्शंस भी देखोगे फोर्स बाय मास में, अल्फा स्क्वायर का कंपोनेंट आना ही होगा, वो तो आ ही जाएगा अपने आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से। ओके सर। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जी एडवांस में, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, डीवी बाई डी था, बट अच्छे से समझ के करना था डीवी बाई डी। तो इसका सर ऐसे आंसर जैसे आप बता रहे हो, ए, ऐसे कोई आप जनरली ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं एडवांस में? ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट तो कहा ही गया है हमने, नहीं सर, डायरेक्ट इसमें नहीं, अगर बाकी के अगर कोई जनरली अगर देखे तो ऐसे होता है या? यार वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है थोड़ा, बट आई वुड से कि नहीं, इतना कॉमन नहीं होता वो। सारे ऑप्शंस बहुत फीजिबल लगते हैं फर्स्ट ग्लांस से, ऐसा कम ही होता है कि वो अगर हुआ तो वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट में हो सकता है, बट स्ट्रेट एलिमिनेशन से तो कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे एडवांस में। ओके सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं बट फिर भी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट जो देख के हम लोग एलिमिनेट करके करते हैं ना, वो एक सीयूईटी या इजी जेई मेन क्वेश्चन लेवल तक हो जाता है, एडवांस में तो नहीं हो पाता, इसीलिए उसमें एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ता है। और एक क्वेश्चन करना है क्या तुम लोगों को? नहीं सर, अब रहने दो, पूरी रात सर ये जगना है। शायद किया हुआ है, इसका आंसर एक बार ट्राई करूं, नीचे वाले का? क्या क्या? ये शायद नीचे वाला किया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर शायद याद होगा। तो कल कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है मैम, 5-10 मिनट और ऐसे ही कुछ आपको पूछना हो, फंडे वंडे चाहिए हो तो ले जाता हूँ, बाकी का फिर हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर फॉर्मेट आपको ठीक लग रहा है? इन डेप्थ, कम सर थोड़ी क्वेश्चंस? स्पीड बढ़ा दो। सर क्या? थोड़ी स्पीड मतलब बढ़ा दीजिए। सर कोई थोड़ी नहीं। सी स्पीड बढ़ा दो। बाकी सब बताओ, स्पीड बढ़ानी चाहिए क्या? अमित और जैसा आपको ठीक लगे उसमें। यार और मैं सर तो जैसे फिर जो इजी बट कंसेप्ट है दूंगा उसके मेरे को, ऊपर ठीक। स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट है सर उस पर हम थोड़ा स्लो रखते हैं, वरना अगर स्पीड अगर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से बढ़ गई तो फिर ऊपर से चला जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ सर ये वेरी ठीक गुड। है। बढ़िया था सर।
और सर मुझे ओके एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब जैसे ये हम काइनेमेटिक्स तो हमने आज से स्टार्ट कर दिया, तो क्या जैसे काइनेमेटिक्स पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया तो ना रिवाइज नहीं है, तो हमें कोई प्री रिक्विजिट वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है क्या, ताकि हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाए, हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। यार देखो काइनेमैटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कुछ नहीं होता, बस 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बाकी बाकी सारे केसेस में शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, कोई जो आपने पढ़ा होगा टॉपिक को वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिजिक्स के केस में क्या है ना कि जितना मैंने देखा है सारे एक्सेप्ट मतलब मेजर मेजर टॉपिक्स में सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं, और उसके ऊपर उसको मैनिपुलेट कर करके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो एच सी वर्मा वगैरह आप ब्रश अप कर लेना वापस से, क्योंकि एच सी वर्मा में सारे जो कॉन्सेप्ट के बेसिक्स है वो अच्छे से कवर हो जाते हैं। सर एक्चुअली ना मैंने काइनेमेटिक्स के ना 11th वाले नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने 12th में बनाया है, तो 11th में मेरे पास नोट्स नहीं है, सो आई डोंट नो हाउ टू रिवाइज देम। एच सी वर्मा आपके पास है क्या? एंड एससी वर्मा पीडीएफ है। हाँ, तो एच सी वर्मा पीडीएफ के जो क्वेश्चंस है काइनेमैटिक्स के वो एक बार आप वापस सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे ओके, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके। श्योर, ओके। ओके, कल पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू सर। सर कल के बाद तो भूल जाएंगे, सब्जेक्ट भी था ऐसा। हाँ हाँ, हम्म, तो होता ही। तो सर बोर्ड्स फिर सीएस खत्म है ना कर। सर? सर बोर्ड्स भी खत्म हमारे तो फिर। नहीं, सीएस अच्छा, का है सर 2 अप्रैल को। ओके, सीएस का। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा वेडनेसडे को होगा, हाँ ये सेम टाइम, और तब थोड़े और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थोड़े और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हैप्पी नेक्स्ट डे सर। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। बाय सर, गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।